कई बार सुनते हैं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, पर कभी सोचा है कि ये मोमेंटम क्या है एंड इस पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इसे मेजर कैसे करते हैं एंड 6 सिंपल स्टेप्स में मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्ड करना भी सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू ज़ीरोधा वार्सिटी वीडियोस। अब मोमेंटम का मतलब ये होता है कि डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में रिटर्न्स में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ। अब ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये हो सकता है वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो यही टाइम पीरियड 1 आवरली या फिर 30 मिनट्स का भी हो सकता है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपका मोमेंटम भी होगा। लेकिन जब भी आप अपनी मोमेंटम स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर रहे हैं तो एक और चीज़ देखनी ज़रूरी है एंड दैट इज़ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में परसिस्टेंट मूवमेंट कितना है एंड जो मोमेंटम है वो उस परसिस्टेंट मूवमेंट की स्पीड होती है। अगर आप कोई स्टॉक या इंडेक्स चूज करते हैं जिसमें ट्रेंड नहीं है तो फिर उस केस में आपको उस मोमेंटम स्ट्रैटेजी को उस स्टॉक और इंडेक्स में बिल्ड नहीं करना चाहिए। इसलिए मोमेंटम स्ट्रैटेजी बिल्ड करते समय आप ट्रेंड क्या है ये जरूर देखें एंड उसके लिए आप मूविंग एवरेजेस का यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, एंड दोनों ही केसेस में हमारे पास इनका चेंज इन डेली रिटर्न्स हैं। दोनों ही स्टॉक एक अप ट्रेंड मूवमेंट शो कर रहे हैं एंड पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिखा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन से स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम है, स्टॉक ए या फिर स्टॉक बी? इसे हमें मेजर करना पड़ेगा कि दोनों ही स्टॉक्स में कितना रेट ऑफ रिटर्न रहा। उसके लिए हम इन्हें 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एब्सोल्यूट चेंज का एंड दूसरा मेथड होता है परसेंटेज चेंज का। अगर आप एब्सोल्यूट चेंज के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज इन रुपी टर्म्स, तो उस केस में क्लियर विनर स्टॉक ए है, बिकॉज स्टॉक ए में चेंज 51 रुपीज का है, तो वहीं स्टॉक बी के केस में ये चेंज 21 रुपीज का है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, बिकॉज जो भी स्टॉक का प्राइस ज्यादा होगा अक्सर उसमें मोमेंटम भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपोलो टायर्स को एमआरएफ से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है कि एमआरएफ में वो चेंज ज्यादा होगा क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस ज्यादा है। तो ऐसे में ये कंपैरिजन सही नहीं है। इसके लिए हम परसेंटेज चेंज को यूज करेंगे। जब हम परसेंटेज चेंज को यूज करते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली स्टॉक बी में ज्यादा मोमेंटम था। अब हम मोमेंटम का मतलब समझ चुके हैं एंड उसे मेजर कैसे करना है ये भी समझ चुके हैं। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस केस में भी हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ 7 डेज हमने इनके रिटर्न्स को कैलकुलेट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि स्टॉक ए के जो रिटर्न्स हैं वो कंसिस्टेंट है। इसका मतलब मोमेंटम देखते समय हमें कंसिस्टेंसी भी देखनी चाहिए। लेकिन अगर अब हम डेली देखने की बजाय ओवर द पीरियड ऑफ 7 डेज देखें कि 7 दिन बाद किसमें ज्यादा मोमेंटम है, तो हम ये रियलाइज करते हैं कि बोथ स्टॉक ए एंड स्टॉक बी में जो मोमेंटम है वो सिमिलर टर्म्स पे है। इसका मतलब ये कि टाइम पीरियड भी मोमेंटम के लिए उतना ही जरूरी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये टाइम पीरियड डेली, वीकली, मंथली, ईयरली या फिर 1 आवरली या 30 मिनट्स का भी हो सकता है। अब हम समझ चुके हैं कि मोमेंटम का मतलब क्या है, इसे मेजर कैसे करना है, ट्रेंड एंड टाइम पीरियड का क्या रोल है। तो अब हम 6 सिंपल स्टेप्स में मोमेंटम पोर्टफोलियो को बिल्ड करना सीखेंगे। अब आते हैं हम अपने सबसे पहले स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने ट्रैकिंग यूनिवर्स को डिफाइन करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। हम जानते हैं कि बीएसई पे लगभग 5000 स्टॉक लिस्टेड हैं, तो वहीं एनएसई पे 2000 स्टॉक लिस्टेड हैं। लेकिन अब हम सारे ही स्टॉक्स को तो एनालाइज नहीं कर सकते, काफी मुश्किल होगा। तो इसलिए अब हम अपना ट्रैकिंग यूनिवर्स डिफाइन करेंगे एंड इस यूनिवर्स में से ही हम अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे, यानी कि स्टॉक्स को पिक करेंगे। अगर इसको और सिंपलर एग्जाम्पल से समझें तो बैंगलोर में बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन मैं अपने लिए कुछ 3-4 मॉल पिक कर लेती हूँ जहाँ से मैं शॉपिंग करूंगी। एंड ये डिपेंड करता है कि मेरे घर के आसपास वो मॉल कितने हैं। फिर जो भी वो मॉल्स होंगे उसमें से ही मैं अपनी डिजायर्ड वार्डरोब को क्रिएट करूंगी। ठीक उसी तरह जैसे बैंगलोर में बहुत सारे मॉल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 100, वैसे ही हमारी एक्सचेंज पर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जैसे कि 5000 या फिर 2000। अब अगर मैं अपने लिए वो 3-4 मॉल्स डिफाइन करती हूँ जहाँ से मैं शॉपिंग करूंगी, तो वैसे ही मैं अपने उस 5000 या 2000 के ट्रैकिंग यूनिवर्स से फर्दर स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करती हूँ। फिर जब मैं उन 3-4 मॉल्स में से शॉपिंग करती हूँ ताकि मैं अपनी वार्डरोब को क्रिएट कर सकूँ, तो अब इस शॉर्टलिस्ट किए गए यूनिवर्स से ही मैं अपने लिए कुछ स्टॉक्स को पिक करूंगी। अब बात ये आती है कि
कि हम अपने ट्रैकिंग यूनिवर्स को कैसे डिफाइन करें। ये बहुत से क्राइटेरियाज पर बेस्ड हो सकता है। आप चाहो तो अपना ट्रैकिंग यूनिवर्स निफ्टी 50 ले सकते हो, BSE 500 ले सकते हो, मिड कैप 250 ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर भी अपना यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप 1000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनीज में ही अपनी ट्रैकिंग पोर्टफोलियो को डिफाइन करोगे, या फिर आप सेक्टर स्पेसिफिक भी जा सकते हो, जैसे फार्मा या फिर IT या फिर सीमेंट। सिर्फ इनके ही स्टॉक्स के यूनिवर्स को आप एनालाइज करोगे। अब कौन सा ट्रैकिंग यूनिवर्स चूज करना चाहिए, आप वो चूज करें जो आपको इजीली समझ आता है। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो BSE 500 से शुरुआत कर सकते हैं। अब स्टेप 2 में हमारे डिफाइन किए गए इस यूनिवर्स में से इन स्टॉक्स के पिछले 1 साल के क्लोजिंग प्राइस को डाउनलोड करेंगे। बट इसे करते हुए हम एक चीज का ख्याल रखेंगे, वो ये है कि ये डेटा क्लीन होना चाहिए। इसका मतलब अगर पिछले साल में इन कंपनीज में कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, जैसे कि डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस हुआ है, तो इनके जो प्राइजेस हैं वो उस कॉर्पोरेट एक्शन से एडजस्ट हुए होने चाहिए। अगर आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। स्टेप 3 में अब हम इन स्टॉक्स के डेली रिटर्न्स को कैलकुलेट करेंगे एंड इन्हें कैलकुलेट करना काफी आसान है। आप इस फॉर्मूला के थ्रू इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 4 में अब हम इन सारे ही स्टॉक्स को जिनके रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किए हैं उन्हें रैंक करेंगे। अब रैंक करने का क्राइटेरिया ये होगा कि जिसके सबसे ज्यादा रिटर्न है ऑन द ईयरली बेसिस उसका रैंक 1 होगा एंड जिसके रिटर्न्स कम है उसका रैंक उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर वो स्टॉक में ज्यादा रिटर्न है मतलब उस स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम है। अब स्टेप 5 में हम अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे। जो भी हमने रैंक्स निकाले हैं उसके बेसिस पर अगर आप 10, 15 या 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप रैंकिंग के बेसिस पर उन्हें चूज कर सकते हो। कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ये आप ही की रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। जब भी हम मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो हम एक अजम्पशन मानकर चलते हैं कि इन स्टॉक्स में पिछले 1 साल से मोमेंटम शो हो रहा है, इसलिए आने वाले महीने में भी इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा एंड हम इस कंटिन्यूएशन को एक्चुअली राइड करना चाहते हैं। अब आपके पास जो भी कैपिटल है, मान लेते हैं आप 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी पहली अप्रोच हो सकती है कि आप इन 20 ही स्टॉक्स में अपनी कैपिटल को इक्वली डिवाइड कर दें, या फिर अगर आप चाहें तो टॉप 5 स्टॉक्स में अपनी आधी कैपिटल डाल सकते हैं एंड बाकी के 15 स्टॉक्स में बची हुई कैपिटल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now we have reached our final step, step 6, जहां पर हम अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे। अब रीबैलेंस से हमारा मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपने अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत महीने की पहली तारीख को करी, तो अगले महीने की पहली तारीख को आपको उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं पिछले 1 साल के बेसिस पर। तो जब आपने पहले अपना पोर्टफोलियो बनाया तो आपने उसके रिटर्न्स जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक कैलकुलेट किए। बट अब आप जब फरवरी में एंटर कर रहे हो विच इज फरवरी 2024, तो आपको उसके पिछले 1 साल यानी कि फरवरी 2023 से रिटर्न्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पिछले 1 साल के रिटर्न, लेकिन हर महीने रोल ओवर के बेसिस पर आपको उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा। और इस तरह से आप अपना मोमेंटम पोर्टफोलियो इजीली बिल्ड कर सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखें, दिस इज वन ऑफ द वेज टू बिल्ड द मोमेंटम पोर्टफोलियो, नॉट द ओनली वे। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड जानते हैं कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मोमेंटम पोर्टफोलियो तभी बेटर काम करता है अगर मार्केट ट्रेंड में हो। मार्केट ट्रेंड में है या नहीं ये जानने के लिए आप सिंपली 200 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप चाहें तो अपने ट्रैकिंग यूनिवर्स पर डायरेक्टली इन मूविंग एवरेजेस को लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उनमें ट्रेंड है या नहीं, एंड इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर ही आप उनके रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उन्हें रैंक भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम पोर्टफोलियो। अगर किसी सेक्टर में ट्रेंड है तो आप मूविंग एवरेज के थ्रू उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी चॉपी मार्केट में काम नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी की रीबैलेंसिंग को अगर आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे करते हो, यानी कि आपकी इन्वेस्टिंग में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है इन टाइम पीरियड्स पर, तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। सिक्स पॉइंट ये है कि मोमेंटम पोर्टफोलियो को क्रिएट करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस के बेसिस पर ही उन्हें मेजर करें, और भी तरीके हो सकते हैं जैसे कि मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन के बेसिस पे। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट जरूर करें कि वो मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही हैं एंड तभी उन्हें मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।